सुप्रभात छात्रों। कक्षा 3 के छात्रों के लिए है, विषय हिंदी व्याकरण है। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 1 का आज अध्ययन करेंगे। पाठ 1 में है, पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर, इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। इस परिभाषा को हम पढ़ के बता रहे हैं और आप लोग भी पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हैं। हम बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसी प्रकार हम जब लिखकर या पढ़कर भी दूसरों के मन के भावों या विचारों को समझ सकते हैं, यह भाषा लिखित रूप में कही जाती है। इसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। कई बार संकेतों के माध्यम से भी बातें की जाती हैं। हम हाथ या मुंह के इशारे से भी अपनी बात कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं चुप रहो, तो मुंह पर उंगली रख देते हैं हम लोग। इससे समझ में आ जाता है कि कीप साइलेंट, शांत रहो, चुप रहो। तो इसको हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। लेकिन भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो ओरल लैंग्वेज होता है, उसमें मुख द्वारा उच्चारित भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो आपके मुखार बिंदु से बात जो निकल रही है वो मौखिक हुई। इसे हम बोलने में प्रयोग करते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। उदाहरण के तौर पर आपस में बातचीत करना, रेडियो सुनना अथवा टेलीफोन पर बातें करना। दूसरा है लिखित भाषा। तो लिखी हुई भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। हम बात को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है क्योंकि यह रिटेन लैंग्वेज होता है। इससे हम दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे समाचार पढ़ना एक लिखित भाषा का अच्छा उदाहरण है। पत्र लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। कंप्यूटर पर टाइप करना यह भी लिखित भाषा का उदाहरण है। संसार में अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, रूसी, संस्कृत, हिंदी इत्यादि। भारत में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो इस प्रकार हैं: हिंदी, मलयालम, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, उड़िया, नेपाली, उर्दू, मणिपुरी, बोडो और डोगरी। अब हम लोग आते हैं लिपि में। तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अब लिपि में प्रमुख भाषाएं हैं, उनकी लिपियां हैं। जैसे हिंदी, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। संस्कृत, संस्कृत की भी लिपि है देवनागरी। मराठी की भी लिपि है देवनागरी। और पंजाबी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की लिपि है फारसी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अब व्याकरण का हम लोग अर्थ जान गए। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता चलता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना भी कहते हैं। इन चित्रों को आप देखेंगे तो यहाँ है मोर नाच रही है, जबकि होगा मोर नाच रहा है। शुद्ध उच्चारण होगा इसका, मोर नाच रहा है, शुद्ध वाक्य होगा। रवि मेरे को भी चलना है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध रूप से बोलेंगे, रवि मुझे भी चलना है, ये शुद्ध वाक्य हुआ। इस प्रकार अब व्याकरण के अंग हो गए पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग हैं, एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। हम लोग इसके बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसे आप लोग कर लेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर है। और गृह कार्य के रूप में इसको लिखें एवं स्मरण करें। थैंक यू। सुप्रभात।